विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है। कार्बोहाइड्रेट आप लोग जानते हो क्या होता है? रोज खाते हो? खाते हो रोज यस कार्बोहाइड्रेट? सर। किस किस में कार्बोहाइड्रेट होता है? कौन सा फूड कार्बोहाइड्रेट रिच मटेरियल होता है? पोटैटो राइस। हाँ, आलू, राइस, सीरियल्स जितने भी हैं आपके, सारे सीड्स में जनरली मक्का है, मेज है, इन सब में आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब अभी भी आ रहे हैं लोग, बताओ। आप किसी को अलाउ नहीं करूंगा मैं 50 बार बोल देता हूँ, फिर भी लोग 5 मिनट बहुत होता है आप लोगों का, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को अगर डिफाइन करना पड़े कि कैसे डिफाइन करोगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कोई बता सकते हो कार्बोहाइड्रेट किसे बोलेंगे? हम्म? जिसमें हेलो? एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप हो। और एसीटोन? एसीटोन क्या है? होगा CH3COS3 होगा? हेलो, बताओ बेटा। नहीं, उसका एक और फॉर्मूले में वाटर कुछ CH कुछ तो ज्यादा होना चाहिए, वो याद। ठीक है, नाम से पता चलेगा। देखो, कार्बो, कार्बो है ना, कार्बो मतलब कार्बन होगा, ठीक है। और हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स मतलब वाटर। हाइड्रेटेड कार्बन मॉलिक्यूल जो होंगे वो कहलाएंगे आपको क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेटेड कार्बन क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब देखो, हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब क्या हुआ? एक कार्बन है, ठीक है, उसमें वाटर है। खाली ऐसे ही नहीं रहेगा, लेकिन इनका बहुत सारा रेशियो चेंज हो सकता है। ये एन मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हो जाएंगे, कार्बन के एन मॉलिक्यूल्स है, लेकिन वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर उसमें जो रहेगा वो किस रेशियो में रहेगा? आपको वाटर के रेशियो में, 2:1 रेशियो, चाहे कितना भी रहे। जैसे अगर आप C6H12O6 ग्लूकोज का है फॉर्मूला, S6H12O6 होता है ना। तो H12O6 जो है, देखो तो 6H2O हो जाएगा ना के बराबर, है कि नहीं? तो ये N6, यहाँ पर N6 है, 6 यहाँ पर 6 रखेंगे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो जाएगा, हेक्सोज आगे आ जाएगा। लेकिन खाली इसी से डिफाइन नहीं होता है, इसमें क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी। OH ग्रुप होगा बहुत सारा। इस मॉलिक्यूल में OH ग्रुप बहुत सारे होंगे। अब वाटर है, H2O है, तो बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, तभी ये आपको कार्बोहाइड्रेट होगा। साथ ही साथ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होने के साथ साथ एक अल्डिहाइड ग्रुप हो, चाहे एक कीटोन ग्रुप हो, ठीक है। एक अल्डिहाइड चाहे कीटोन ग्रुप होना मस्ट है, ठीक है। वो कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया? किसी को अगर दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आया डिफिनेशन में तो बोलो। नहीं आया तो बोलो, आगे बढ़ेंगे इसको। समझ गए? आ गया होगा, ठीक है। ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है। हाँ। अब हम इसको आगे चले तो फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या है? तो आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करना, आपको स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है बॉडी में, बहुत सारा आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारे फंक्शंस है H2O के, सॉरी CHO के, कार्बोहाइड्रेट। ये CHO नहीं, CHO अल्डिहाइड मत समझ लेना इसको, ठीक है। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये CHO हमने ऐसे लिख दिया कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट स्क्वायर प्रोटीन टू, सो दैट प्रोटीन कैन कंसंट्रेट ऑन बिल्डिंग। जैसे हमारा एनर्जी के लिए हम जो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, प्रोटीन भी एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट है तो प्रोटीन बच जाता है आपको डाइजेशन से, और प्रोटीन का काम हो जाता है अपना बॉडी बिल्डिंग के लिए, काम करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, बाकी और मेंटेन करने के लिए। तो एनर्जी के लिए टूटेगा नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी दे रहा है, ठीक है। बोला था 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट अगर आपको बर्न होता है, 4 किलो कैलोरी आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी बर्न देता है। उसी तरह 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी देता है, और 1 ग्राम अगर फैट है तो वो 9.2 किलो कैलोरी देता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला सोर्स होता है एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट, है ना। सबसे पहला सोर्स एनर्जी का कौन है? कार्बोहाइड्रेट है।
ठीक है। तो और ये प्रोटीन को भी बचाता है, जब तक कार्बोहाइड्रेट रहेगा फैट और प्रोटीन डाइजेस्ट तो एनर्जी के लिए नहीं टूटेगा, तो बाकी बॉडी बिल्डिंग के प्रोसेस के लिए वो यूज हो जाएंगे। ठीक है। वो फैट टू बी मेटाबोलाइज, फैट का अगर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होना है तो कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है। ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं है तो फैट टूटने लगेगा। तो बॉडी में सबसे पहले एनर्जी के लिए कौन सा होता है, कंज्यूम होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो फैट और एनर्जी नहीं यूज होगा। ठीक है। लेकिन अगर फैट नहीं, जैसे फास्टिंग है, हम लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग कर लिए, हमारे बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गए, तब फैट होगा, फैट भी खत्म होगा, तब जाके प्रोटीन पे जाएगा। तो जब तक कार्बोहाइड्रेट है तो फैट और प्रोटीन बचे हुए हैं। ठीक है। नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यूज जो होते हैं, जैसे जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उनके लिए आपको रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कार्बोहाइड्रेट। और साथ ही साथ ब्रेन है, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, ब्रेन तो बहुत ज्यादा हर वक्त काम करता रहता है, तो उसको एनर्जी चाहिए होता है, और उसका एनर्जी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, आपको ग्लूकोज है और कोई सोर्स नहीं है उसका। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ही इसका सोर्स है ब्रेन का, बाकी फैट और उससे नहीं, प्रोटीन से ब्रेन नहीं ले सकता है। ओके। उसके बाद क्या है, सर्टेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंकरेजेस द ग्रोथ ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया। अगर पेट में अगर आपके बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो आपको आपकी ग्रोथ और हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अच्छे ग्रोथ के लिए। ठीक है। जो कुछ विटामिन बनाते हैं, कुछ और चीजों को डिजोल्व करने में आपको हेल्प करेंगे बॉडी में, तो वैसे बैक्टीरिया को प्रॉपर ग्रोथ के लिए कुछ कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इंटेस्टाइन में अगर जाएगा तभी वो बैक्टीरिया प्रॉपरली ग्रो करेंगे। ठीक है। उसी तरह कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फाइबर होते हैं ज्यादा, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। ठीक है। और बहुत सारी बीमारियों से बचाएं, कैंसर से, हार्ट डिजीज से, डायबिटीज से, इन सबसे ही बचाते हैं। ठीक है। तो ये फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन देखा जाए तो ये थे। कार्बोहाइड्रेट को अगर क्लासीफाई किया जाए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे, मोनोसैकेराइड किसको बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड किसको बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड किसको बोलते हैं। ठीक है। एक प्रोसेस होता है, आप याद रखिएगा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का टूटना, तब वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से, वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, ये टूटता है, हम बताए थे ना, H और H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है। अब ये H प्लस और OH माइनस जो है, किसी भी मॉलिक्यूल को जाके अगर टूट के एक तरफ दो मॉलिक्यूल बना दिया, एक में हाइड्रोक्सिल आयन चला जाएगा, एक में OH आयन चला गया, तो वो टूटेगा, तो वो कहलाता है हाइड्रोलाइसिस, दो मॉलिक्यूल अलग अलग बना दिया। ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस आगे देखेंगे, वो टूट इसमें हेल्प करता है। तो ये किस तरह से करता है, अगर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाएंगे दो अलग अलग डिफरेंट शुगर बनाने में, तो मोनोसैकेराइड होगा, दो बनाएंगे या 10 बनाएंगे तो ओलिगोसैकेराइड होगा, और पॉलीसैकेराइड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखते हैं आगे एक एक करके। तो मोनोसैकेराइड्स क्या है, मोनोसैकेराइड को अगर डिफाइन करें, मोनोसैकेराइड नाम से पता चल रहा है एक, मोनो मतलब एक, सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर के लिए यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए सैकेराइड टर्म यूज होता है, सैकरीड जैसे सैकरीन, मीठा चीज, सैकेराइड्स। ठीक है। तो यहाँ पर शुगर के लिए, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज हो रहा है सैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स मतलब एक अकेला सैकेराइड है, अकेला का मतलब होता है जो किसी और चीज के साथ नहीं बना हुआ होता है। ठीक है। तो इसी तरह मोनोसैकेराइड को अगर समझ सको तो एक सिंगल इंटिटी हो गया, यूनिट है ना, एक सिंगल यूनिट हो गया आपको सैकेराइड्स का, मतलब कार्बोहाइड्रेट का, मतलब उसके नीचे और जाके वो टूटेगा तो वो ग्लूकोज वो नहीं रह जाएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो वो मोनोसैकेराइड कहलाएगा। तो उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, अगर हाइड्रोलाइसिस हो भी गया वो, तो वो फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं रह जाएगा। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोसैकेराइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ऑब्वियसली है, सारे ग्लूकोज, सारे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज, सारे कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, तभी वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होगा। उसमें अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना मस्ट है। तो चाहे मोनोसैकेराइड हो, ओलिगोसैकेराइड्स हो या पॉलीसैकेराइड्स हो, इनमें हर के डिफिनेशन में ये आएगा। अब उसके आगे इसमें मोनोसैकेराइड के लिए क्या डिफरेंस है, दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय हाइड्रोलाइसिस टू गिव सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस करके हम और फर्दर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस आप समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो जब अगर मोनोसैकेराइड्स है तो मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब सी है,
मतलब एक चेन होता है कार्बन का, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कितना है, कम से कम 2 OH ग्रुप तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब एक कीटोन ग्रुप या एक अल्डिहाइड ग्रुप हो तो OH यहाँ और अल्डिहाइड के लिए यहाँ पर आ जाए, तो कम से कम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, होगा ना। और एक कार्बन पे कभी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं आ सकता है, वो अनस्टेबल होता है। तो सोचो अगर हमें मिनिमम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए और एक अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप चाहिए, तो हमें मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होंगे, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए होंगे, है ना। तो एक मोनोसैकेराइड बनाने के लिए मिनिमम फॉर्मूला तो यही होगा CH2ON, ये N जो है मिनिमम 3 होगा, ठीक है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब 3 रहेगा तो वैसा मोनोसैकेराइड क्या कहलाएगा, ट्रायोज। ट्रायोज ओज लगाते हैं कभी भी हम, कोई भी आपको मॉलिक्यूल जो अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के लिए ओज लगाया जाता है, ठीक है, OAC ओज। अगर एज लगाते हैं तो वो एंजाइम के लिए लगाते हैं, AAC, याद रखिएगा, ठीक है। ओज है, जैसे 3 मॉलिक्यूल है, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, और ओज, ओज मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट, ओज, ट्रायोज। ट्रायोज 3 वाला जो 3 कार्बन, 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड होगा वो कहलाएगा ट्रायोज। फिर टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। हेक्सोज है, हेक्सोज का मतलब क्या हुआ, 6 कार्बन, 6 कार्बन वाला जो आपको मोनोसैकेराइड होगा वो हेक्सोज होगा, ठीक है। अब जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ठीक है, मैनोज है, तो ये सब जो है आपको गैलेक्टोज है, ये सब 6 कार्बन वाला है। तो भाई 6 कार्बन का है तो सबका तो एक ही है, C6H12O6, सबका एम्पिरिकल फॉर्मूला एक ही है, तो इतने सारे नाम क्यों हैं। तो एक है प्रोसेस होता है आइसोमेरिज्म, देखेंगे आगे, बहुत तरह के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट में। तो उन आइसोमेरिज्म के कारण अलग अलग आइसोफॉर्म्स हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, तो अलग अलग नाम हो सकते हैं उनके। तो ट्रायोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, ठीक है, हेप्टोज है, ओके, हेप्टुलोज है, हेप्टोज है, ऑक्टोज है, नैनोज है, डेकोज है। जनरली 10 तक ले चलते हैं, उसके आगे ऊपर हमारा इंपॉर्टेंट होता है 7 मॉलिक्यूल, 7 कार्बन तक का, ठीक है। लेकिन ऊपर कितना भी जा सकते हैं मोनोसैकेराइड के लिए, लेकिन वो टूटेगा तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, आपको मालूम है बहुत सारे एग्जाम्पल है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, उनमें अगर हेक्सोज में आ गया तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड है, ये आपको एग्जाम्पल है, ये मोनोसैकेराइड बोलते हैं। उसी तरह मोनोसैकेराइड में हम आगे चलेंगे, अभी हम सिर्फ डिफिनीशन पढ़ रहे हैं कि क्या होता है। ओलिगोसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड है वैसा सैकेराइड जिसमें 2 मोनोसैकेराइड, मानो एक मोनोसैकेराइड और एक मोनोसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड या 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से एक बॉन्ड होता है जिसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, आगे देखेंगे, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाता है डाइसैकेराइड। एक और जुड़ गया मोनोसैकेराइड यहाँ पर तो होगा ट्राइसैकेराइड। अब इसमें क्या है ना कि इसको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मान लो मोनोसैकेराइड, इसको भी छोड़ दो, इसको हम हटा दो, मान लो ये 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड है तो ये टूटेगा अगर, तो एक मोनोसैकेराइड अलग होगा, एक मोनोसैकेराइड होगा, ये टूटने का प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। पानी के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से ये दोनों टूटेगा, ये टूटेगा तो फिर ये कहलाएगा आपको एक मोनोसैकेराइड अलग हो जाएगा, एक मोनोसैकेराइड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कहलाएगा आपको डाइसैकेराइड, क्यों, क्योंकि टूटने से 2 मोनोसैकेराइड बन रहा है, टूटने से 3 मोनोसैकेराइड बनेगा तो ट्राइसैकेराइड, ठीक है। ट्राइसैकेराइड, ट्रायोज नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ये ट्राइसैकेराइड है, ठीक है, क्योंकि 3 मोनोसैकेराइड बन रहे हैं। ट्रायोज है 3 कार्बन वाला था, यहाँ ट्राइसैकेराइड है, ठीक है, 3 मोनोसैकेराइड है। उसी तरह टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड्स, हाँ, तो डाइसैकेराइड, तो ये होते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है छोटा चेन, छोटा चेन मतलब 2 से 10 मॉलिक्यूल्स तक का रहेगा। तो मोनोसैकेराइड्स अगर जुड़ के 2 से 10 मॉलिक्यूल तक जुड़ के अगर मोनोसैकेराइड्स को एक चेन बना रहा है तो वैसा कहलाएगा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में बहुत सारे हैं, जैसे आपको डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का मतलब 2 सैकरीन मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स जुड़ रहे हैं, तो वो कहलाएगा डाइसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है, तो ये सब आपको डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल आके टूटा
तो इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल बन के अलग हो जाता है। उसी तरह माल्टोज है, माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है, फॉर्मूला एक ही जैसा दिख रहा है लेकिन यहाँ पर ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। तो इसी कारण ये माल्टोज बना होता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जोड़ने से, याद रखिएगा। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये डाइसैकेराइड ही है, सिंपल है, 2 मॉलिक्यूल ही बन रहे हैं ना मोनोसैकेराइड के, चाहे ग्लूकोज फ्रुक्टोज बन रहा है चाहे ग्लूकोज ग्लूकोज बन रहा है। तो वैसे डाइसैकेराइड कहलाएंगे आपको, ये वैसे जो है कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे डाइसैकेराइड जिसमें 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर बन रहे हैं। उसी तरह जब 3 बन रहे हैं तो ट्राइसैकेराइड हो गया, जैसे रैफिनोज है। एक चीज यहाँ देखिएगा, H18 है या 32 है या 36 नहीं है, 36 नहीं है, मतलब 4 आपको वाटर कम है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम है, ठीक है, मतलब 2H2O मॉलिक्यूल कम है, याद रखिएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पर अगर देखिए तो जैसे 2 ग्लूकोज जुड़ के बन रहा था तो 1H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर कम हो रहा था। 1H2O मॉलिक्यूल होने का कम होने का मतलब का एक यहाँ पर है, तो ये जब बना था ना ये मॉलिक्यूल जिसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना था, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया था, तो इसीलिए H2O एक कम हो जा रहा था। डाइसैकेराइड में एक H2O कम हो जाएगा, ठीक है। ट्राइसैकेराइड में 2 H2O मॉलिक्यूल कम होगा। तो इससे आप याद भी कर सकते हो कितने मॉलिक्यूल, आप पता कर सकते हो कितने मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हुए हैं या कितने वाटर मॉलिक्यूल लग रहे हैं किसी को तोड़ने में, तो उतना वो सैकेराइड का वो उस तरह का लेवल का होगा, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन होता है ये एक ओलिगोसैकेराइड है जिसको ब्रेक करने के लिए हमें 5 मॉलिक्यूल्स वाटर चाहिए, तो कौन सा ओलिगोसैकेराइड है, बता सकते हो कोई? हेलो हेलो, सर आवाज नहीं आ रही आपको? पेंटासेक्राइड। क्या क्वेश्चन क्या मैंने पूछा बेटा, आप बताओ। अगर 5H2O मॉलिक्यूल है तो कौन सा हाँ, सेक्राइड होगा? 5 H2O मॉलिक्यूल है ना, आपने बोला पेंटासैकेराइड, ठीक है। कैसे बोला पेंटासैकेराइड बेटा आपने? सर क्योंकि एक हाँ मॉलिक्यूल। हाँ, एक मॉलिक्यूल को तोड़ने में आपको एक वाटर मॉलिक्यूल लग रहा है, हाँ। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जब 2 मॉलिक्यूल में टूट रहा है तब एक वाटर मॉलिक्यूल लग रहा है। अब 5 H2O है मतलब 5 बॉन्ड टूट रहा है, कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, 5 बॉन्ड टूट रहे हैं। एक मॉलिक्यूल लग रहा है एक बॉन्ड को तोड़ने में, बताया था ना, एक मॉलिक्यूल वाटर लग रहा है एक मॉलिक्यूल को तोड़ने में, लग रहा है ना, एक बॉन्ड को तोड़ने में, एक मॉलिक्यूल को नहीं, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने में। तो कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हो गए, 5 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कितने मोनोसैकेराइड्स होंगे बताओ। हेलो, यस आवाज नहीं सर। आ रही है मेरी? कितने नो मॉलिक्यूल्स सर। होंगे, आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर नेट इशू की वजह से। हाँ, अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है क्लियर? यस सर। हाँ बताओ, अब कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे तब, देखो कितने भी, अगर लिंक जो होता है ना, लिंक हमेशा एक नंबर कम होगा। जैसे 5 लोग जुड़े, 5 लोग खड़े हैं तो 5 लोगों को बांधने के लिए कितना लिंक लगेगा, 4। 4 लगेगा ना। तो जब हम यस बोल रहे हैं 5 वाटर है तो 5 वाटर 5 लिंक तोड़ रहा है, तो कितने लोगों का बीच का कनेक्शन है, 5 लिंक, 4 से 6 टेट्रासेक्राइड। लोगों का। हाँ, हेक्सा सैकराइड, हेक्सोज नहीं बोलेंगे, हेक्सा सैकराइड बोलेंगे। हेक्सोज बोलेंगे तो वो 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकराइड हो जाएगा। यहाँ हेक्सा सैकराइड है, 6 आपको मोनोसैकराइड जुड़ के बने हुए हैं, ठीक है। ट्राइसैकराइड है तो 2 मॉलिक्यूल वाटर लगेगा, टेट्रासैकराइड है तो, ठीक है। तो ये आपको पॉलीसैकराइड्स के 2 एग्जांपल है, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, पेंटासैकराइड, हेक्सासैकराइड्स। हाँ, ये आपको सारे नोनासैकराइड जो है वहां तक जाएगा। तो आपको जनरली कभी कभी डेकासैकराइड्स को भी ले लेते हैं, तो ओलिगोसैकराइड में कभी डेकासैकराइड ऊपर चला जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 से 10 लो या 2 से 9 लो, ठीक है, तो वो ओलिगोसैकराइड में आ जाएगा। अब 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर मोनोसैकराइड से जुड़ के बने हुए हैं, 10 से ज्यादा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा पॉलीसैकराइड्स। याद है, समझ में आया ना। जब आपको हाइड्रोलाइसिस करने से, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें किसी हम कार्बोहाइड्रेट का, और वो मॉलिक्यूल कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए और बहुत सारे आपको मोनोसैकराइड्स दे, बहुत सारे मोनोसैकराइड्स दे, कितने, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा 100 200 भी दे सकता है, ठीक है। जब 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड देगा तो वो कहलाएगा क्या, पॉलीसैकराइड। तो ये डिफिनीशन है, डिफिनीशन उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
इसमें अब जितने आपको मोनोसैकेराइड्स है उससे एक नंबर कम मॉलिक्यूल चाहिए होगा उसको तोड़ने के लिए, है ना, उसको तोड़ने के लिए चाहिए होगा कम मॉलिक्यूल्स एक। देखो यहाँ पर H देखो यहाँ पर ऑलरेडी उसने H10O5 लगा रखा है ना, n मॉलिक्यूल्स, क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कम रख दिया है यहाँ पर, लेकिन लास्ट वाले में पूरा का पूरा वो रहेगा, हर का ऐसे ही रहेगा ना, इसमें एक वाटर कम है लेकिन दो के बीच का एक कम रहेगा, ठीक है, एक अकेला में नहीं, एक लास्ट में एक H2O ज्यादा रहेगा। तो कितने मॉलिक्यूल चाहिए? अगर 100 मॉलिक्यूल्स वाटर चाहिए तोड़ने के लिए किसी पॉलीसैकेराइड्स को, तो कितने उसमें मोनोसैकेराइड्स हैं? हेलो, सर 101। 101, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब उसी तरह से अगर हम बोले कि एक क्वेश्चन है, कॉपी लिख के बैठे हो तुम लोग? यस सर। हाँ चलो, तो एक क्वेश्चन लिखो, बताओ, एक पॉलीसैकेराइड्स है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है, पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए हमें कंप्लीट तोड़ने के लिए, मेरा खुद का पेन नहीं है यहाँ पर, उसको कंप्लीट तोड़ने के लिए हमें 1818 ग्राम्स, ठीक है, 18 ग्राम्स जो है आपको 18 ग्राम, हेलो सुन रहे हो? हेलो, यस आवाज आ रही सर। है? हाँ, हम बोल रहे हैं कि एक पॉलीसैकेराइड है जिसको हमें तोड़ने के लिए 0.18 ग्राम वाटर चाहिए होता है। कितना चाहिए था वाटर? 0.18 ग्राम। तो कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने मोनोसैकेराइड्स है उसमें, बना सकते हो? कंप्लीट तोड़ने के लिए हमें इतना आपको वो चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल। उस पॉलीसैकेराइड्स में कितने आपको वो है, क्या नाम है, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के फॉर्म में है, सारे ग्लूकोज ही है उसमें। होमोमर्स होता है एक टर्म, पॉलीसैकेराइड्स के लिए एक टर्म होता है होमोपॉलीमर्स, होमोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड्स, एक होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स किसको बोलेंगे? जिसमें वैसा पॉलीसैकेराइड जिसपे सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स एक ही जैसे हो, जैसे ग्लूकोज 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 जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाएगा होमोपॉलीसैकेराइड। एक होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हो जाएगा वैसा पॉलीसैकेराइड जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह के टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड जुड़ के पॉलीसैकेराइड बनाया हुआ है, जो हाइड्रोलाइसिस पे दो या दो से ज्यादा आपको पॉलीसैकेराइड दे, ठीक है, वो कहलाएगा हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, ये मैं आप लोगों को देता हूँ असाइनमेंट के लिए, ठीक है, बना के अपलोड कर देना वहीं पर जहां आप, ठीक है, जो आपका क्लासरूम है ना। हेलो, यस हेलो, सर। यस सर। हाँ, तो क्लासरूम में ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? एक पॉलीसैकेराइड है, होमोपॉलीसैकेराइड है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना हुआ है, उसको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने के लिए 0.18 ग्राम्स वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। तो उसमें कितने वो हैं, क्या नाम है, उसमें कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या मोनोसैकेराइड्स है? बन जाएगा? बनेगा कि नहीं तो बोलो, हम बताएं यहाँ पर। हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? बन जाएगा। बन जाएगा? कैसे बनेगा बताओ? उसमें लिखा कहाँ है कितना कितना है? लिखा तो वही तो पूछ रहे थे, बनेगा कि नहीं बनेगा, बता दो, मैं बता दूं। ये एक बार बता दो। हाँ मैं बता देता हूँ। 18 ग्राम्स वाटर है, 18 ग्राम्स वाटर होता है ना, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 ग्राम, 18। 18 होता है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। हाँ। हाँ, तो 18 ग्राम अगर वाटर लेंगे हम, तो उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? क्या? 18 ग्राम वाटर अगर लेंगे हम, उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे?
सर 1 18 into 6.022 into 10 to the power 23. 18 ग्राम एक मोल वाटर होगा। एक मोल वाटर में हमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 पता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर है ना। तो अगर हम 0.18 ग्राम ले रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर लो, यहाँ पर 21 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, होगा। हाँ इतने मॉलिक्यूल्स में एक और जोड़ दो, एक जोड़ दो और, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या चीज है, इतना पॉलीसैकेराइड्स उसमें होंगे, मोनोसैकेराइड्स होंगे। अब ये इतना ज्यादा है तो इसमें एक से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये रहे या ना रहे तो मतलब नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इतना ही हो जाएगा 6.023 इंटू 21 जो है मोनोसैकेराइड्स मिलके बनेगा ना, क्योंकि एक ऐड करने के लिए आपको पूरा उसमें 6.023 पे फिर 21 जीरो दोगे, फिर लास्ट में एक ऐड करोगे, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतने मॉलिक्यूल्स ही बोल सकते हो सीधे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स होगा। हेलो हेलो हाँ शायद। यस सर। शायद नहीं, समझ में आ गया ना ये। हाँ ये लेकिन इतना बड़ा पॉलीसैकेराइड होना बहुत मुश्किल काम है कि इतना मॉलिक्यूल का एक अकेला पॉलीसैकेराइड हो जाए, ठीक है। 1000 2000 3000 4000 हो सकता है, या करोड़ों करोड़ और करोड़ हो जाएगा, है ना, बिलियंस और बिलियंस ट्रिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस हो जाएगा। ऐसा इतना होना मुश्किल है, लेकिन बस ये न्यूमेरिकल के लिए था, आपको बनाने के लिए। हम इसमें और कम लगाते तब होता। यहाँ 0.18 माइक्रोग्राम बोलते हैं पानी का। और भी तरीका है, और भी क्वेश्चन है, दूसरे तरह से भी हो सकता है, हम आगे देखेंगे। ओके, समझ में आ गया ये आप लोगों को। तो ये क्लासिफिकेशन था, ये सिर्फ ये डेफिनेशन था, ठीक है। अब हम आगे मोनोसैकेराइड्स के और फर्दर इसमें जाएंगे, तो आगे आज बाद में जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है। तो हम मोनोसैकेराइड्स सेकंड हाफ में जो फिर क्लास है यहां से शुरू करेंगे अब आपको, ठीक है। या अभी शुरू, अभी तो फिर आपका फिजियोलॉजी का क्लास है। हाँ बाद में। हाँ बाद में सेकंड हाफ में फिर पढ़ाएंगे अब इसको, मोनोसैकेराइड्स में अब जाएंगे डिटेल में, मोनोसैकेराइड के डिटेल्स में जाएंगे। तो अभी का अटेंडेंस ले लिया जाए।